गरीब बहू का स्पेस में ससुराल। ड्राइवर, यहाँ से कार मोड़ लो, तुम्हें पता है ना कार कहाँ लेके जाना है। जी मैडम जी, पता है। ये बोलकर ड्राइवर कार को एक सुनसान अनजान रास्ते पर ले जाने लगता है, जिससे दुल्हन के जोड़े में बैठी गरीब कंचन के मन में डर बैठ जाता है। ये भगवान, ये रास्ता कितना वीरान है। ये मेरे एनआरआई ससुराल वाले मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आखिरकार। कुछ देर बाद आते ही कंचन एक रॉकेट देखती है, जिसके पास दो आदमी स्पेस सूट पहनकर खड़े थे। जैसे ही गरीब कंचन अपने ससुराल वालों के साथ उतरती है तो वो उन्हें सलाम ठोकते हैं। नाइस टू सी यू अगेन। मैम, सर, सारी तैयारी हो गई, अब चलिए। बहू, जल्दी से ये स्पेस सूट पहन लो। पर सासू माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। सब लोग स्पेस सूट पहनते हैं और रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट उड़ान भरता है और धरती से, आसमान से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। कंचन के मन में काफी सारी उथल पुथल चल रही थी। क्या एनआरआई रिश्ते की आड़ में कंचन के साथ धोखा हुआ था? तो चलिए देखते हैं। ये ले कंचन बिटिया, दही चीनी खाकर जा, शुभ होता है। कंचन अपने गरीब माँ रेवती के हाथ से दही चीनी खाकर दोनों से आशीर्वाद लेती है। माँ, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बिटिया, देखना तू परीक्षा के इम्तिहान में सबसे अव्वल आएगी और वजीफा भी लेकर आएगी, मेरा दिल कहता है। आपके मुंह में भी घी शक्कर बाबा, चलिए चलते हैं। कंचन अपने पिता के साथ झोपड़ी के खांचे से निकलकर जाने लगती है। गांव के सब लोग खफा भरी नजरों से जनक और उसकी बेटी को घूरते हुए तरह तरह के ताने मारते हैं। देख तो लो, क्या जमाना आ गया। कहाँ तो बहू बेटियों को पर्दे में रखा जाता था और ये जनक बड़ा बेशरम है। बेटी को स्कूल ले जा रहा है, पढ़ लिख जाएगी तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। कंचन पड़ोसन शीला की बात का जवाब देती है। वाह शीला काकी, लड़के पढ़े लिखे तो नाम रोशन करेंगे और लड़की ज्यादा पढ़ जाए तो गुलछर्रे उड़ाएगी। कैसी गिरी हुई दोगुली सोच है आपकी। गलती आपकी नहीं, आप लोगों की रूढ़िवादी सोच की है। मगर जमाना बदल गया है, आजकल लड़की चांद को छू रही है। आप भी अपनी सोच बदलिए। चलिए बाबा। कुछ देर में दोनों स्कूल पहुंचते हैं। कंचन की अध्यापिका अंग्रेजी में कहती हैं, कंचन, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट। जनक भाई साहब, बधाई हो, आपकी बेटी ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया है और साइंस में पूरे 100 में से 100 अंक लाई है हमारी कंचन। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इसके आगे की पढ़ाई को जारी रखना। कंचन में कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। मैडम जी, मेरी कंचन ने टॉप क्लास पास किया है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक बेटी की तरक्की से एक बाप से ज्यादा कौन खुश होगा। मगर आप तो जानती हैं इस गांव के लोगों की सोच किस कदर पिछड़ी हुई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसे आगे पढ़ा सकूं। कोई अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दूंगा। उम्र में बेटी का कन्यादान कर देना ही बाप का कर्तव्य होता है। अपने गरीब पिता की बात सुनकर कंचन की आंखों में आगे बढ़ने की उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। रात में वह मुरझाए मन से चौखट पर बैठी रोते हुए आसमान को देख रही होती है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि एक दिन इस आसमान को छू लूंगी, मगर सारे ख्वाब बिखर गए। ये गरीबी और समाज क्यों हर बार लड़कियों के लिए बेड़ियां बनती आई है। कंचन रोते रोते वहीं सो जाती है। अगली सुबह, कंचन, कंचन बिटिया उठ जा, यहाँ क्यों सो रही है? वो बापू, रात को ताजी हवा खाने के लिए बैठी थी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मुखिया जी ने आज पंचायत रखी है, वहीं जा रहा हूँ। आज बिजली के ऊपर कुछ खास मुद्दा उठने वाला है। फिर तो मैं भी चलूंगी बाबा। मगर बिटिया, यहाँ केवल मर्दाना लोग होंगे। मर्दों की पंचायत में अकेली लड़की का जाना शोभा नहीं देता। पिताजी, मेरे गांव की तरक्की और भविष्य का सवाल है, मुझे चलने दीजिए। कंचन अपने पिता के साथ पंचायत में आती है। सब लोग बारी बारी से अपना विचार बताते हैं और अंत में कंचन अपना तर्क देती है। मुखिया जी, गांव में बिजली लाने का ये स्रोत काफी खर्चीला रहेगा। हमारे गांव में नदी पोखर भी तो है। हाँ, मगर कंचन बिटिया, बिजली का पोखर नदी से क्या लेना देना? मुखिया जी, मैंने विज्ञान में पढ़ा है, बिजली पानी से ही पैदा होती है। मैं कर सकती हूँ, मुझे केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों का सहयोग चाहिए होगा। या शुभम है, इनसे मिलो, बिजली बनाने में ये तुम्हारी मदद करेंगे। शुभम और कंचन पानी से बिजली बनाते और पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। समझ में नहीं आता शुभम जी, आपका धन्यवाद कैसे करूं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हमारे अंधेरे भरे गांव में रोशनी आएगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है कंचन। कल मैं इस गांव से वापस चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और मैं एक एनआरआई लड़का हूँ।
लोगों को लगता है कि एनआरआई लड़के धोखेबाज होते हैं, मगर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? शुभम कंचन के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है। अगले दिन शुभम के स्टैंडर्ड क्लास परिवार वाले रिश्ता मांगने आते हैं। बहन जी, हर माता पिता यही चाहता है कि उसकी बच्ची को अच्छा घर वर मिले। हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मगर शादी आज के आज करनी होगी, क्योंकि और देर क्यों करना। उसी दिन कंचन शुभम की शादी हो जाती है और कंचन अपनी आंखों में नई जिंदगानी के हजारों ख्वाब सजाए हुए विदा हो जाती है। जहां कार एक प्राइवेट रॉकेट के पास आती है और कुछ पलों में सब स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां आसमान में हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे। माँ जी, ये कौन सी जगह है और यहाँ की जमीन रेतीली क्यों है? हम कहाँ हैं? बहू, तुम जिस जमीन पर खड़ी हो वो चांद की जमीन है और तुम्हारा ससुराल स्पेस में है। चलो अब अंदर आ जाओ। जैसे ही कंचन अपने स्पेस वाले ससुराल में आती तो एक रोबोट हाथों में आरती लिए उसके स्वागत में खड़ा था। हेलो कंचन, तुम्हारे पैर के नीचे जो कलश रखा है उसे गिराकर गृह प्रवेश करो। हे भगवान जी, माँ जी, ये कैसा प्राणी है? चलो चिट्ठी, भाभी को अपना परिचय दो। आई एम द रोबोट स्टेट। आपका आपके ससुराल में स्वागत है। रोबोट को इंसानी भाषा में बात करते देखकर कंचन हक्की बक्की हो जाती है। माँ जी, मेरे लिए तो अपनी आंखों पर भरोसा कर पाना बड़ा कठिन है। ये रोबोट शुद्ध हिंदी बोल रहा है। भाभी, ये तो महीने की ट्रेनिंग का नतीजा है। हाँ, मगर सासू माँ, आप लोग मेरा ससुराल जमीन पर भी तो बसा सकते थे, फिर आप लोगों ने स्पेस क्यों चुना? कंचन, में कोई एनआरआई नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सालों से काम कर रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार यहाँ एक मिशन के लिए जान को दांव पर लगाकर रह रहे हैं। कंचन अपने स्पेस ससुराल में आती है। वहाँ ना तो कोई गुरुत्वाकर्षण था, ना ही मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां, ना ही गांव की वो सौंधी खुशबू। सब कुछ तकनीकी उपकरणों पर आश्रित था। अरे वाह, मेरा स्पेस वाला ससुराल तो बड़ा ही स्टैंडर्ड है। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं एक दिन आसमान की बुलंदी छूऊं। बहू, तभी तो हमने तुम्हें चुना। एक बार हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमें पता चल जाए कि इस स्पेस पर जीवन बिना ऑक्सीजन के संभव है कि नहीं, फिर हम हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएंगे। ये सुनकर कंचन खुश तो होती है, क्योंकि गांव की मिट्टी, पेड़ पौधे के वातावरण से निकलकर उसे स्पेस वाले ससुराल में सुख सुविधा मिल रही थी। कंचन ने खुद को वहां के हिसाब से ढाल लिया, मगर स्पेस के ससुराल में धीरे धीरे उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा। हे भगवान, मैं तो ताजी हवा खाने के लिए तरस गई हूँ। कितनी उमस भरी है। यहाँ ये खिड़की खोल देती हूँ। कंचन जैसे ही खिड़की खोलती तो उसे अंतरिक्ष में एलियन दिखता है, जिससे वो डर के मारे थर थर कांप कर खिड़की बंद कर देती है। बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच गई। अच्छा खासा मैं जमीन पर सही थी। ये स्पेस वाला ससुराल मुझको रास नहीं आ रहा। धीरे धीरे कंचन तकनीकों को सीखना शुरू कर देती है। कैसे अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के खाना बनाया जाता है, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई मैनेज की जाती है और कैसे वहाँ की लैब में काम होता है। वह अपने वैज्ञानिक ससुराल वालों का हाथ भी बटाती है और बहू होने का कर्तव्य भी निभाती है। जब कभी तरंगे उठती तो पूरा स्पेस का ससुराल हिल जाता। लगता है फिर से कोई अर्धगोले की दिशा बदली है। ये स्पेस के ससुराल में ना तो दिन चढ़ने का पता चलता है और ना ही रात का, ना ही खाना टिकता है। थोड़ी देर में बनाया खाना खराब हो जाता है। क्या फायदा इस अंतरिक्ष में स्पेस ससुराल का? जल्दी से ये मिशन पूरा हो जाए। कंचन अपने ससुराल वालों के मिशन में प्रयास करती, तभी एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई फेल हो जाती है और नाइट्रोजन बढ़ने लगता है, जिससे किसी को सांस नहीं आती है। ये जहरीला नाइट्रोजन गैस तेजी से फैल रहा है। हम लोगों को अभी के अभी स्पेस से निकलना होगा। पूरा ससुराल रॉकेट में सवार होकर वापस आ जाता है, जहां अंत में बहू कहती है, माँ जी, अब हम उस स्पेस के ससुराल में नहीं जाएंगे। ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति बना कर दी है, चांद सूरज दिया है, फिर क्यों इसके साथ छेड़छाड़ करना? अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बहू, जान है तो जहान है। अब हम यहीं रहेंगे। भाड़ में गया स्पेस वाला मिशन, अब हम नीचे ही रहेंगे अपनी एक अलग जिंदगी बनाकर। फिर क्या था, कंचन का पूरा परिवार एक अच्छा सा घर खरीद कर एक अच्छी सी जिंदगी जीता है और कंचन को एक जमीन से जुड़ा ससुराल मिल जाता है। कड़ाके की ठंड में तड़के सुबह 3 बजे सुधा और शांति गाय का दूध निकाल रही होती हैं। खूंटे में बंधी बच्चियां रंभा रही थी। माँ जी देखिए ना, बच्चिया कैसे छटपटा रही है। मैं अब इसको खूंटे से खोल दूं? थोड़ा सा और दूध दूह लेने दे बहू, वरना ग्राहकों को दूध कम पड़ जाएगा। चल अब खोल दे बछड़े को। शांति गाय का ताजा दूध डब्बे में भरकर साइकिल के दोनों तरफ टांग देती है और दोनों इतनी ठंड में सुबह सुबह 4 बजे जाने लगती हैं। सुरभि बिटिया, मैं और दादी दूध बेचने जा रही हैं, पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है माँ, जब तक तुम और दादी लौट कर नहीं आओगी मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। कुछ ही देर में दोनों सास बहू निकल जाती हैं। चारों तरफ कुहासा छाया था।
कुछ देर में दोनों सास बहू साइकिल की घंटी बजाते हुए शहरी सोसाइटी में आती हैं। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। तभी अड़ोसी पड़ोसी सब बर्तन लेकर दूध लेने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अरे आंटी जी, पता है हम सब सोसाइटी वाले 3:45 बजे से दूध का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से मुझे 2.5 लीटर दूध दे दीजिए। हाँ शालिनी जी, ये लीजिए आपका 2.5 लीटर दूध। आंटी जी, मुझको तो आज 3 लीटर दूध चाहिए, वो आज मुझको गाजर का हलवा बनाना है तो उसमें दूध डालना है। और 2 लीटर दूध मुझको भी देना। जी जी देती हूँ। इसी प्रकार सब बढ़ चढ़कर दूध खरीदते हैं और खूब वाहवाही करते हैं। वैसे जो भी कहो, तुम दोनों सास बहू का दूध एकदम फ्रेश, ताजा, गाढ़ा होता है। 1 कप दूध में भी फर्स्ट क्लास चाय बनती है। अरे रोमा आंटी जी, पहले तो मेरा बेटा बंकू दूध पीने से कतराता था, मगर अब 2 ग्लास दूध भी पी जाता है। अमूल दूध से भी स्वाद और मिठास है इनके दूध में। मगर आंटी जी, आप दोनों सास बहू को इतनी ठंड में सुबह सुबह 4 बजे आने में मुश्किल होती होगी ना? बिटिया, अगर ठंड का मौसम देखेंगे तो पेट कैसे भरेगा? ये पापी पेट जो ना करवाए वो भी करवाता है। ये बोलते हुए शांति की आंखों में आंसू भर आते हैं। मगर आखिरकार दोनों गरीब सास बहू के सामने ऐसी भी क्या हालात पैदा हो गए होंगे जो उन्हें ऐसे कड़ाके की ठंड के मौसम में सुबह 4 बजे दूध बेचने इतना दूर आना पड़ता है। अच्छा अम्मा, सुधा, मैं दूध बेचने शहर जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। अजी तुम्हें याद तो है ना, आज डेयरी वाले से दूध का दाम बढ़ाने की बात भी कर लेना। हाँ कर लूंगा। अच्छा चलता हूँ। कुछ देर में गोपाल शहरी बाजार के दूध डेयरी पर पहुंच जाता है। चारों तरफ हाई फाई लोगों की सोसाइटी बसी हुई है। मालिक, दूध ले आया। अरे चल जल्दी से अंदर रखवा दे, सोसाइटी वाले आते ही होंगे। गोपाल दूध अंदर ले आता है और हिचकिचाते हुए दाम बढ़ाने की बातचीत करता है। मालिक, आप तो जानते हैं मैं बिना पानी के मिलावट के एकदम ताजा गाढ़ा गाय का दूध आपको देता हूँ। इसमें गाय को दाना पानी, चोकर, भूसा भी खरीद कर खिलाना पड़ता है, तो कम से कम आप दूध के बदले 40 रुपए का रेट दीजिए। हाँ ठीक है, दे दूंगा। ये बोलते हुए लालची मालिक दूध में सोयाबीन का तेल और डबल पानी मिला देता है। डेयरी वाले की घपलेबाजी देखकर गोपाल कहता है, मालिक, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। आप ये मिलावटी दूध भोले भाले ग्राहकों को बेचकर उनके साथ सरासर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे पीकर बड़े बच्चों की तबीयत खराब होगी। अरे मंद बुद्धि, इन बेवकूफ सोसाइटी वालों को क्या पता चलता है? तेल लेने गए सब, तू अपना फायदा देख बस। नहीं मालिक, मुझको ईमानदारी की 1 रोटी मंजूर है। गरीब जरूर हूँ लेकिन खुददार ही। ये घोटाला और घपलेबाजी की कमाई मुझे नहीं चाहिए। कुछ देर में सोसाइटी के लोग डेयरी पर दूध लेने आ जाते हैं। लालची दूध वाला चिकनी चुपड़ी बातों से ग्राहकों को ठगता है। आओ आओ तिवारी जी, बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा दूध आया है, कितना दे दूं? 1 लीटर कर दो बस। कल मेरी मिसेज डेयरी से जो दूध लेकर गई थी, दूध फट गया। कहीं बासी दूध तो नहीं बेच रहे तुम भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो तिवारी जी, बासी दूध का सवाल ही पैदा नहीं होता। डेली ताजा गाढ़ा दूध बेचता हूँ, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी है। देखो दूध पर क्या पीली मलाई जमी है, खुद ही तय कर लो अब आप लोग। सोसाइटी के भोले ग्राहक दूध पर तरल सोयाबीन तेल को घी समझकर दूध खरीदने लगते हैं। तभी गोपाल बोलता है, कृपया करके आप सब लोग ये दूध मत खरीदिए। ये दूध बिल्कुल शुद्ध नहीं है। इस पर सोयाबीन तेल और पानी की मिलावट है। इसे पीकर आप सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। गोपाल डेयरी वाले का कच्चा चिट्ठा खोल देता है, जिससे वो भड़क कर काम से उसे निकाल देता है। अरे नमक हराम कहीं का, तूने मुझे रोड पर ला दिया। अब तू देख बेटा, तेरी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। गोपाल शाम ढलते हुए ठंड में वापस से अपने गांव आने लगता है। तभी रास्ते में लालची दूध वाले के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और बहुत मारते हैं। अधमरी हालत में गोपाल घर पहुंचता है। दोनों सास बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ जी? आपको इतनी चोट कैसे आई? सुधा गोपाल को बिस्तर पर लेटा देती है। गोपाल सारी बात बताता है। गरीब के पेट पर लात मारकर उस दूध वाले का भला नहीं होगा। देखो कितना खून बहाया है मेरे बेटे का। गोपाल के जख्मी होने के बाद दोनों सास बहू के आगे पेट भरवाने की दुविधा खड़ी हो जाती है। इसी तरह लगभग 2-3 दिन गुजर जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, पेट भी दर्द हो रहा है। क्या दूं तुझको खाने को मेरी बच्ची? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान भी कैसे दिन दिखा रहा है, 2 दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। बहू तू पेट से है और बेचारी बच्ची के पेट में एक निवाला नहीं गया है। रुक, मैं पड़ोसन से थोड़ा आटा मांग कर लाती हूँ।
माँ जी किसी के दरवाजे से कितने दिन तक मांग कर खाएंगे। भगवान की दया से हमारे पास 2 दुधारू गाय हैं, क्यों ना हम इसका दूध बेचें। दोनों सास बहू की बातचीत सुनकर गोपाल कहता है, माँ सुधा, मेरी मानो तो आप दोनों शहर में जाकर दूध बेचो। आपको पता तो है डेयरी वाला मिलावटी दूध बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप दोनों शहर में जाके दूध बेचिए। लेकिन जी शहर तो यहाँ से कितना दूर है, ऊपर से ठंड का मौसम है। तड़के सुबह 3-4 बजे निकलना पड़ेगा, तब पहुँच पाएंगे। बहू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है ठंड में 4 बजे उठने में, लेकिन घर का चूल्हा तो जल पाएगा। अगले ही दिन से दोनों सास बहू तड़के सुबह ठंड में उठ जाती हैं। माँ जी, ठंड के चलते कितना ज्यादा कुहासा छाया हुआ है, जल्दी निकलना पड़ेगा। बहू, तू जल्दी से गाय को चोकर भूसा खिला दे, मैं दूध निकालती हूँ, फिर 4 बजते ही निकल पड़ेंगे। कुछ ही देर में दोनों सास बहू दूध निकालकर ठंड में सुबह सुबह 4 बजे शहर की सोसाइटी में आ जाती हैं। तभी सोसाइटी के कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। माँ जी, ये कुत्ते कितने खतरनाक लग रहे हैं, कहीं काट ना ले। अरे बहू, चुपचाप से खड़ी रह, कुछ नहीं कहेंगे ये कुत्ते। तभी कुत्ते चले जाते हैं। दोनों सास बहू साइकिल से दूध लेके आगे आती हैं और सुधा आवाज लगाती है, ताजा ताजा गाय का गाढ़ा दूध ले लो, आइए आइए, ताजा ताजा दूध केवल 50 रुपए लीटर में। तभी ठंड में सब लोग सोसाइटी से निकल कर आते हैं। अरे, आज से पहले तुम दोनों को सोसाइटी में देखा नहीं, कहाँ से आई हो? जयराम जी की आंटी जी, हम दोनों सास बहू गांव से दूध बेचने आई हैं। मैं गोपाल की पत्नी हूँ जो डेयरी में दूध सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया आप लोगों को दूध की आवश्यकता है। हाँ, वो क्या है ना, हम सबके पति सर्विस वाले हैं। इतनी ठंड में सुबह सुबह डेयरी नहीं खुलती और दूध भी मिलावट वाला मिलता है। तो फिलहाल तुम आज के लिए 1 लीटर दूध दो, अगर पसंद आया तो कल से ज्यादा लेंगे। जी अच्छा, 1 लीटर मुझको भी देना, 1 लीटर दूध हमें भी दे देना। इसी तरह दोनों सास बहू का ठंड में पहले दिन आधा दूध बिकता है, मगर लगभग 1-2 दिन में ही वह ग्राहकों के दिल में विश्वास जगा लेती हैं और सुबह 4 बजे उठकर ठंड में दूध बेचने साइकिल पर लेके शहर आती है। धीरे धीरे शहर के एक सोसाइटी से दूसरे तक भी उनके दूध की चर्चा पहुंच जाती है और लोग बढ़ चढ़कर उनसे दूध खरीदते हैं, जिससे उन्हें अब मुनाफा होने लगता है। बंकू, चलो दूध फिनिश कर लिया? हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी दूध था, बिल्कुल अमूल दूध की तरह गाढ़ा भी था। कल से तो मैं 2 ग्लास दूध पीऊंगा और जल्दी से स्ट्रांग बॉय बन जाऊंगा। वैसे मानना पड़ेगा, दोनों सास बहू के दूध में बात तो है, चाय भी लाजवाब बनती है। इसी तरह से दोनों सास बहू की ठंड में दूध की बिक्री बढ़ती जाती है और वह सफलता हासिल करती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, दूसरे सोसाइटी में भी दूध देना है, जयराम जी की। अंत में सुधा घंटी बजा बजा कर लोगों को आवाज देती है। ठंड में सोसाइटी वाले लोग दूध खरीदते हैं और इस तरह दोनों सास बहू अपना व्यापार जारी रखती हैं।